मैम बोल गए पीछे वाले के अरे भाई कोरोना एक केस निकला है। वो पंखा बंद कर तो माइक चल जाएगा। हाँ माइक चल जाएगा। पंखा बंद करो, माइक चल जाएगा। माइक चलाओ। लाने नहीं जाते। चला रहा मत। अरे वो बंद हो जाएगा। ये तो वो है क्या है? चलो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे कल नहीं आए थे ना। कितने बच्चे कल नहीं आए थे? आधी क्लास नहीं है। हम लोगों ने जो कल टॉपिक नया जो शुरू किया है बच्चों, वो है आपातकाल। कल हम लोगों ने देखा कि आपातकाल का भारतीय संविधान में किस भाग में वर्णन है और कितने से कितने अनुच्छेद तक आपातकाल के प्रावधानों का हमारे संविधान में वर्णन है। अगर हम जल्दी से कल की क्लास को समराइज करें तो मैंने आपको बताया आपातकाल हमारे संविधान के भाग 18 में, इसमें भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल की बात की गई है। फिर मैंने कल आपको बताया व्हाट इज इमरजेंसी, आपातकाल कहते किसे हैं। तो संक्षिप्त सा अगर मैं शॉर्ट सा इसको बताऊं साधारण से शब्दों में, तो हम कह सकते हैं ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न हो जाना जिससे देश की सामान्य व्यवस्था क्या हो, उसके मतलब सामान्य व्यवस्था को नुकसान पहुंचे या सामान्य व्यवस्था को क्षति पहुंचे, और ऐसी कंडीशन में देश की एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए जिस प्रावधान का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है उसको हम बोलते हैं आपातकाल। या एक लाइन में कहूं, संकट की स्थिति में संकट का मुकाबला हम कैसे रखेंगे ताकि कौन अक्षुण्ण रहे, कंट्री देश किसके स्थान पर, व्यक्ति के अधिकारों के अगर हमें बलि भी देनी पड़ी तो हमको इसको क्या करना है, इसको हमको कंटिन्यू रखना है। तो ऐसे प्रावधानों को ये कहा गया कि इसके लिए विशेष उपचार या सुविधा के रूप में आपातकाल की बात
की गई है। मोटे तौर पर जो आपातकाल लगाया गया ये हमने कहां से लिया? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया, जो वहां का 1919 और 1933 का जो कानून था उसी को हमने हमारे देश में आपातकाल के रूप में क्या किया? स्वीकार किया। फिर मैंने कहा मोटे तौर पर हम इतना जानते हैं कि जो आपातकाल है बच्चों, वो भारत में लगने की 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर 2 राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, और नंबर 3 वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी। मैंने आपको बताया कल जो राष्ट्रीय आपातकाल है, वर्तमान में इसको लगने के कितने आधार हैं? 2 आधार हैं। पहला आधार क्या है? युद्ध, और दूसरा आधार क्या है? बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। मैंने आपको कल बताया मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था। क्या था? आंतरिक अशांति। हालांकि इसका दुरुपयोग किया गया जब तीसरी बार आपातकाल लगा 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा और उनकी सरकार के द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया। और अगली सरकार जो आती है जनता पार्टी की सरकार, तो वो 44वां संविधान संशोधन लेके आती है और इस आंतरिक अशांति को शब्द को बदलकर एक नया शब्द जोड़ती है संविधान में कि अब राष्ट्रीय आपातकाल लगने के 2 आधार होंगे। नंबर 1 युद्ध और नंबर 2 क्या? बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। मैंने कल आपको ये भी बताया था बच्चों कि राष्ट्रीय आपातकाल को हम मोटे तौर पर 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है बाह्य आपातकाल और दूसरा भाग है आंतरिक आपातकाल। ठीक है? बाह्य आपातकाल या आंतरिक आपातकाल। बाह्य आपातकाल का मतलब देश में किसी विदेशी देश या शत्रु के द्वारा आक्रमण या आक्रमण का प्रयास या युद्ध की सी घोषणा जिसमें देश के बाहर की कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश की एकता अखंडता को पहुंचाना चाहती हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? बाह्य आपातकाल, जिसके अंतर्गत क्या लग सकता है? युद्ध किसी दशा हो सकती है या किसी अन्य देश का आक्रमण हो सकता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल का दूसरा, बेटे यहाँ चेयर रखी है, आप पीछे ले लो और बैठ जाओ। दूसरा जो आधार है बच्चों, मैंने आपको कहा था आंतरिक आपातकाल मतलब अगर देश के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे देश की एकता अखंडता और शांति व्यवस्था खतरे में पड़ती है, तो इस आंतरिक आपातकाल को लगाया जाता है। तो ये बात मैंने कही थी। ठीक, दूसरा मैंने आपको कहा था आपातकाल जो दूसरे प्रकार का है वो है 356। इसका प्रयोग किसी राज्य विशेष में 2 आधारों पर किया जा सकता है। नंबर 1 राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई या संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? 356 का। और दूसरा 365 के आधार पर अगर कोई राज्य सरकार केंद्र के आदेशों का पालन करने से मना कर सकती है या वो ऐसा प्रयास करती है तो आधार बनता है राज्य में क्या लगाने का? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जिसमें राज्य की सारी शक्ति राज्यपाल प्रमुख भूमिका निभाता है और किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर। और तीसरा मैंने आपको बताया था किसी भारत में, किसी पूरे संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट मतलब वित्तीय साख या स्थायित्व का
हो जाता है तो हमारे संविधान में इस संकट से निपटने का नाम है क्या? वित्तीय आपातकाल। ठीक, फिर हमने मोटा मोटा आपको यह बताया कि हमारे आर्टिकल्स क्या कहते हैं। 352 से लेकर 360 तक में इसके बारे में चर्चा की। इससे पहले कुछ और चीजें मैंने आपको बताई कि अब तक जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसका प्रयोग 3 बार हो चुका है। पहली बार 1962 से लेकर 1968 के बीच में, किसके प्रधानमंत्रित्व काल में? नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में। राष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये आपातकाल किस आधार पर लगा था? चीन का आक्रमण कौन से प्रांत में? नेपा प्रांत में। नेपा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और इस नेपा को वर्तमान में क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश। दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी बच्चों 1971 में, जब पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ किसका युद्ध छेड़ दिया था? स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ दिया, और बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थियों ने भारत के सीमावर्ती राज्यों में प्रवेश किया, जैसे पश्चिम बंगाल, जैसे मेघालय, जैसे असम, जैसे त्रिपुरा। भारत में एक बड़ी शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हो गई थी। ऐसी स्थिति में 1971 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति वी गिरी के निर्देशों पर क्या लगाया? आपातकाल, जो कब तक चला था? 1977 तक। और ये भी आपातकाल का आधार क्या था? बाह्य आक्रमण। और तीसरा आपातकाल था आंतरिक अशांति के नाम पर, जिसको इंदिरा गांधी ने लगाया था। तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। इनके राष्ट्रपतित्व काल में ये लगा था। उस समय इंदिरा गांधी जी की चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। तो इस डिसीजन के विरुद्ध अपनी सत्ता को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने ये डिसीजन लिया, ठीक है, और देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। और 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक ये आपातकाल क्या हुआ? हमारे देश में लगा। दूसरे प्रकार आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन वाला आपातकाल था, अब तक इसका सबसे ज्यादा बार दुरुपयोग हो चुका है, जिसको समाप्त करने की अनुशंसाएं कई समितियों ने की। अब तक कितनी बार? मैंने क्या बताया था? 120 बार से ज्यादा इसका प्रयोग किया। सबसे पहले बार किस राज्य में इसका प्रयोग हुआ? पंजाब राज्य में 1951 में। उसके बाद 1959 में केरल राज्यों में, ठीक है, 1900। उसके बाद कई अन्य राज्यों में, और सबसे ज्यादा बार मैंने आपको कल बताया जो दुरुपयोग हुआ 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो 9 गैर कांग्रेसी सरकार, मतलब कांग्रेसी सरकारों को उन्होंने 356 का प्रयोग करते हुए क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। और फिर अगली बार जब कांग्रेस सत्ता में लौटी तो गैर कांग्रेसी सरकारों को, फिर उसने 9 राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकारों को हटाया। किसका प्रयोग करते हुए? 356 का, ठीक है। तीसरा जो आपातकाल है, जैसा आप सब जानते हैं, नॉर्मल सा है कि इसका प्रयोग अब तक भारत में नहीं, ठीक है। तो इतनी क्लास हम लोग कल देख चुके हैं। अच्छा, और क्या देखा था? आर्टिकल्स देखे थे। 352 से लेकर के 360 तक कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनकी चर्चा हमारे संविधान में है। मैंने कहा 360, अगर जल्दी से मैं इसको आपको रिवीजन करवाऊं तो 352 है, इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। संविधान में क्या लिखा है? राष्ट्रीय उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशन, ठीक है। राष्ट्रीय उद्घोषणा के बाद राष्ट्र में क्या आधार है? 2 आधार है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। आर्टिकल
राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो केंद्र सरकार किस तरीके से कार्य करेगी, उसका राज्यों की सरकारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी बात कौन करता है? 353 353 354 किसकी बात करता है? केंद्र और राज्यों के बीच में किसका वितरण? करों के वितरण के संदर्भ में कि किस प्रकार दोनों के बीच में जो राजस्व है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और ये जो कर वितरण या कर आवंटन है इसको किसका अनुमोदन, किसकी स्वीकृति मिलना आवश्यक है? संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। कौन सा आर्टिकल? 354। 355 बात करता है संघ की ड्यूटीज के। किसकी ड्यूटी के? संघ के कर्तव्यों की, कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो राज्य की रक्षा कैसे होगी और राज्यों को किस तरीके से संविधान के आदर्शों के अनुरूप उनको कार्य कराना है। तो संघ के कर्तव्यों की बात करता है कौन? 355 और 356 क्या बात करता है? राज्यों में अगर संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा राज्यों की विधानसभाएं भंग होंगी और राज्य का शासन किसके हाथों में चला जाएगा? केंद्र के हाथों में चला जाएगा। और केंद्र में कौन प्रधान होगा? राष्ट्रपति प्रधान होगा। तो 356 किसकी बात करता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करता है। अगला आर्टिकल है 357। राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्य की सारी शक्ति किसके हाथ में चली जाएगी? केंद्र के। विधायी मतलब लेजिस्लेटर, कानून का निर्माण, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, सारी शक्तियां राज्य की ट्रांसफर हो जाएंगी किसके पास? केंद्र के पास, खाली हाई कोर्ट की शक्तियों को छोड़कर। ठीक है, हाई कोर्ट की जो भी पावर है वो उसके हाथ में ही रहेगी। ऐसी बात कौन करता है? 357। मैंने आपको बताया था क्या कि ये जब आपातकाल लगे, मतलब समझ जाओ, लगता है जब आपातकाल लगेगा तो किसका निलंबन हो जाएगा, किसका सस्पेंशन हो जाएगा? आर्टिकल 19 का, 19 का निलंबन हो जाएगा। इसके बारे में कौन बताता है? 358। 59 क्या कहता है? 359 क्या कहता है? ये तो बात हो गई 19 की, बाकी के मूल अधिकारों के उनका भी निलंबन हो सकता है। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों में अंतर करेंगे। 358 और 359 के बीच में क्या अंतर है उसको देखेंगे। इसमें अन्य मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। किसको छोड़कर? 20 और 21 को छोड़कर। और 360 क्या कहता है? वित्त में, फाइनेंस में, क्रेडिट में, शाख में अगर किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न होगा तो ऐसी कंडीशन में देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब वापस बैक टू पवेलियन होइए और शुरू करते हैं हम लोग पहला आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी 3 दशाएं हैं, सॉरी 2 दशाएं हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और या सशस्त्र विद्रोह। वर्तमान में घोषणा कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति घोषणा करता है। अगर उसको ये सेटिस्फैक्शन, देखो शब्दों में गौर करना, राष्ट्रपति
कब किस कंडीशन में ये नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है? अगर राष्ट्रपति को ऐसा संतुष्टि हो जाए कि देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जो देश की सुरक्षा के लिए क्या है, खतरा है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्या बोला? क्या लगना चाहिए? सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स। राष्ट्रपति की संतुष्टि का ये मतलब नहीं है जो राष्ट्रपति है वही खुश तो नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय सेटिस्फैक्शन का मतलब है किसकी? मंत्रिमंडल की संतुष्टि होना आवश्यक। किसकी संतुष्टि? दिया गया है राष्ट्रपति की संतुष्टि, लेकिन यह संतुष्टि तभी प्रूफ होगी जब मंत्रिमंडल उसको कहेगा कि हाँ हम संतुष्ट है। मतलब ऐसी सिचुएशन है जिससे देश की एकता अखंडता में खतरा हो गया है, इसीलिए आप घोषणा करें तब राष्ट्रपति करेगा। ये जो शब्द है मंत्रिमंडल की क्या संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ कैबिनेट, इसको जोड़ा गया था कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 को। क्यों किया गया? जी बिल्कुल। जब हाईकोर्ट का निर्णय आया और इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया, उनके जो विश्वास पात्र थे उनको उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने कहा कि अब क्या करें, कैसे अपनी कुर्सी बचाएं। तो इन्होंने कहा आपातकाल को लगाते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था ना 1975 के आपातकाल से पहले एक और आपातकाल लगा हुआ था। कौन सा? 1971 का। तो इसमें फिर ये हुआ कि क्या दो आपातकाल एक साथ लग सकते हैं? हालांकि कल आपने बोला था कि वो बाह्य था और ये आंतरिक था, ऐसा कहीं भी संविधान में उल्लेखित नहीं था। इसको पूरी तरीके से एक संवैधानिक वैधता प्रदान करने के लिए बाद में इंदिरा गांधी ने 38वां संविधान संशोधन किया कि एक साथ अगर राष्ट्रपति चाहे तो 2 या 2 से अधिक आपातकाल कंडीशंस के अनुसार लगा सकते हैं। मूल संविधान में नहीं था एक साथ 2 आपातकाल। ऐसा कौन से संविधान संशोधन में हुआ? 38वां। तो मैं आपको बता रही थी कि ये कहा गया उनके सलाहकारों के द्वारा, राष्ट्रपति के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं कि आप आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश की एकता अखंडता को क्या कर रही हैं, खतरा पहुंचा रही हैं। तो 2 लोग राष्ट्रपति के पास गए, उनको सारी सिचुएशन समझाई और बोला, क्या बोला कि आप आंतरिक आपातकाल लगा दीजिए। और तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ये एक असमिया मुसलमान थे, इसीलिए इंदिरा गांधी को लेकर आई थी कि मेरे डिसीजन के खिलाफ ये कोई भी इफ बट नहीं करेंगे। उन्होंने खाली एक बात पूछी, क्या मंत्रिमंडल इस बात में सहमत है? देखो यहाँ पर ये शब्द नहीं है, राष्ट्रपति पूछ रहे हैं क्या मंत्रिमंडल इस निर्णय से संतुष्ट है? तो जो उनको बताने गए थे उन्होंने ये कहा सुबह तक हो जाएंगे। ठीक है ना? मतलब और सुबह तक बातें ही हुए, क्योंकि इंदिरा गांधी जब बैठती थी कैबिनेट की मीटिंग में तो मंत्री नहीं बोलते थे। कौन बोलता था? इंदिरा गांधी। और वाकई सुबह तक कैबिनेट ने कह दिया कि हाँ वो भी क्या है, सहमत। और उस समय जब आपातकाल लगा तो ऐसी सिचुएशन बाद में भविष्य में देश में दोबारा ना हो, इसीलिए क्या जोड़ दिया गया? ये शब्द जो मैं अभी बता रही हूँ, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब उसको संतुष्ट हो जाए। और राष्ट्रपति की संतुष्टि का मतलब क्या है? मंत्रिमंडल की संतुष्टि। इतना समझ में आया? चलिए, घोषणा कर दी राष्ट्रपति ने, आपातकाल लग गया। फिर क्या होगा? फिर होगा 1 माह के अंदर। कितने माह के अंदर?
पहले ये 1 महीने नहीं था, 2 महीने था। 1 माह के अंदर इस उद्घोषणा को किसको रेटिफाई करना, किसको अनुमोदन करना आवश्यक है? संसद को। किसको? संसद को। और कितने बहुमत से, किस प्रकार के बहुमत से? नहीं, मैं अभी राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रही हूं। और राष्ट्रीय आपातकाल में जो अनुमोदन होगा वो क्या होगा? विशेष बहुमत होगा। कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से 1 माह के अंदर अगर संसद राष्ट्रपति की इस उद्घोषणा को अनुमोदित करती है, रेटिफाई करती है, तो 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। अभी देखो बहुत से कंफ्यूजन आएंगे, पल पल में चीजें बदलेंगी। और इसको मैं लास्ट में चार्ट भी आपको बनवाऊंगी कि तीनों आपातकाल में क्या माइन्यूटली सा डिफरेंस है। तो बहुत सी चीजें मैं बार बार रिपीट करूंगी, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। तो राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी, उस उद्घोषणा में किसकी संतुष्टि होना आवश्यक है? मंत्रिमंडल की। उद्घोषणा के कितने महीने बाद संसद का अनुमोदन होना आवश्यक है? 1 माह। पहले कितना था? 2 माह। संसद का अधिवेशन हुआ, कौन से बहुमत में इस उद्घोषणा को पारित होना आवश्यक है? विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत किसे कहते हैं? कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। और इस अनुमोदन के बाद ये आपातकाल कितने दिनों तक चालू रहेगा? 6 माह तक इसको लगाया जाएगा। इतना समझ में आया? अगर 1 माह, फिर से आओ यहाँ पे, 1 माह में राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, संसद के पास जाना है। उद्घोषणा के समय ही अगर लोकसभा विघटित है तो तब ध्यान से सुनना, अगर उद्घोषणा के समय सिर्फ राज्यसभा तो स्थायी सदन है ना, लोकसभा क्या है? अस्थायी। और जब राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की तो 2 कंडीशन होगी। उद्घोषणा के समय अगर लोकसभा नहीं है, मतलब विघटित है, तब क्या कंडीशन होगी? तब 1 माह बाद अगर राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे तो नई लोकसभा के चुनने तक, मतलब पहले सदन में आने तक 30 दिन तक ये उद्घोषणा क्या रहती है? कंटिन्यू रहती है। फिर से मैं बोल रही हूं, ठीक है? अगर राष्ट्रपति की उद्घोषणा के समय या इस 1 माह के अवधि के समय लोकसभा विखंडित हो जाती है, उस समय अगर राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से इसमें अपना अनुमोदन दे दे तो अगली नई लोकसभा के प्रथम बैठक के 30 दिन के अंदर ये उद्घोषणा, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा। नई लोकसभा आएगी, अगर वो इसको कंटिन्यू करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो यहीं पर ये समाप्त हो जाएगा। पहली कंडीशन आई है, दोनों सदनों ने 6 माह के लिए इसको क्या किया? हाँ ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी लगेगी, 6 माह के लिए हमने क्या कर दिया है? इसको अपनी स्वीकृति दी। 6 माह के बाद क्या होगा? फिर से अनुमोदन किसके पास जाएगा? संसद के पास जाएगा। और फिर अगर विशेष बहुमत से इस पे अपनी स्वीकृति देती है तो फिर ये 6 माह के लिए क्या हो जाता है? वैलिड हो जाता है। ऐसे करते करते अनंत काल, इसकी कोई समय सीमा नहीं। ठीक है? अब यहां पर कुछ चीजें विशेष रूप से हैं। क्या है कि अभी मैंने कहा 38वां संविधान संशोधन ये कह रहा
हमने जोड़ा था किसमें? 44वें संविधान संशोधन में। और 38वां संविधान संशोधन ये जोड़ा गया कि अगर एक राष्ट्रपति चाहे तो एक साथ कई प्रकार के आपातकाल को क्या कर सकता है? लगा सकता है। और इसी में आप एक और याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का विस्तार पूरे भारत में होगा या भारत के किसी एक क्षेत्र विशेष में होगा, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको दिया गया? राष्ट्रपति को दिया गया। कौन से संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, बड़ी शांति छा गई है। अभी तो हमने पहला पड़ाव पार करने की ओर है। इसको हटाया कैसे जा सकता है? हटाने की प्रक्रिया क्या है? आपातकाल। राष्ट्रपति अगर ये इसको हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रीय आपातकाल को हटाया जा सकता है। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहली कंडीशन, राष्ट्रपति चाहे तो और उसको संसद से स्वीकृति कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी कंडीशन, संसद अगर चाहे तो अपने कौन से बहुमत? सामान्य बहुमत से ये कह दे क्या कि वो राष्ट्रीय आपातकाल के हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दे, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कि जब ये 6 महीने की अवधि पूरी होने के बाद वापस संसद के पास गया रेटिफाई करने के लिए, अनुमोदित करने के लिए, और संसद ने इसको अनुमोदन नहीं किया, तो वो राष्ट्रीय आपातकाल वहीं पर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। राष्ट्रपति लगाएगा, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर उद्घोषणा के 1 महीने बाद संसद में जाएगा, दोनों सदनों के विशेष बहुमत से इसको क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा। कितने महीने तक ये वैलिड रहेगा? 6 महीने तक सिम कार्ड वैलिड रहेगा। रिचार्ज खत्म हो जाएगा, फिर से क्या आएगा? रिचार्ज करवाना पड़ेगा, और रिचार्ज करवाने के लिए किसके पास आना पड़ेगा? संसद के पास। संसद फिर से रिचार्ज कर देगा, तो ये 6 माह तक होगा। लेकिन 6 माह तक हमको क्या करना है? रिचार्ज करवाना है। ठीक है, आपातकाल, इस राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ता है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जी, लिखवाना भी पड़ेगा। मैं आपको ये जो मैं सब बता रही हूं, लास्ट में जब मैं तीनों बता लूंगी तो एक सिर्फ चार्ट बनवाऊंगी बोर्ड पे। उसको अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो कहेगी मैं लिखवा दूं। अगर वो चार्ट में आपका काम नहीं चलेगा तो अगली बार मैं जब भी आऊंगी तब मैं लिखवा दूंगी, या मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, चलिए। हाँ, प्रभाव की बात हम लोग कर रहे थे। आज तो मैंने बहुत सारी चीजें सोची थी, लेकिन चलिए। हाँ जी, हाँ जी। राष्ट्रीय आपात में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है, हम लोग अभी बता देंगे। क्या राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, या किसी भी आपातकाल की न्यायिक समीक्षा, या इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? हस्तक्षेप करेगा, इसको रिव्यू करेगा या इसकी जांच करेगा, उसका क्या प्रावधान है?
हम बात करते हैं आपातकाल में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा या नहीं, न्यायिक समीक्षा की जाएगी या नहीं। मोटे तौर पर सिर्फ 2 केस बताऊं, वैसे तो 4 केस है, मतलब 4 संविधान संशोधन है। अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो याद रखिएगा 38वां संविधान संशोधन, ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन। इसके बीच में अगर चाहें तो 29वां भी रख सकते हैं, 42वां भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट में मैं बता दूंगी। 38वां संविधान संशोधन ये कहता है, मतलब कि अगर सरकार ने आपातकाल लगाया तो इस आपातकाल की समीक्षा करने का न्यायालय को अधिकार नहीं। 38वां संविधान संशोधन हुआ कब था? जब इमरजेंसी चल रही थी। कौन सा संविधान संशोधन? 38वां ऐसा पारित कर दिया कि न्यायालय इसमें रिव्यू नहीं कर सकता। ठीक, न्यायालय के पास शक्तियां सीमित कर दी गई। 29वां संविधान संशोधन कहता है कि अगर 39वां संविधान संशोधन ये कहता है कि अगर प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद आता है तो इस कंडीशन में उस निर्वाचन संबंधी जांच करने का अधिकार न्यायालय के पास नहीं है। किसके पास है? एक कमेटी के पास है जो संसद सदस्यों से बनी हो। कौन बोलता है? 39वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया था क्या? इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है। उन्होंने उनके खिलाफ जो विरोधी खड़े थे राजनारायण, 14 उन्होंने आरोप लगाए थे, जिसमें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 आरोपों को खारिज कर दिया और 2 आरोपों के आधार पर इंदिरा गांधी के चुनाव को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। अब और ये भी कहा कि आपको अगर सजा दी जाती है तो सजा प्लस 2 साल आप चुनाव नहीं लड़ सकती, और अगर आप सजा पूरा नहीं करती हैं तो ये सीमा कितनी होगी? 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकती। और प्लस ये कह दिया कि आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती हैं इस निर्णय के। इस डिसीजन को, इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को इनवैलिड करने के लिए 39वां संविधान संशोधन कहा। ये कहा पीएम का इलेक्शन का कौन जांच न्यायालय नहीं करेगा, एक कमेटी करेगी, मतलब वो आधार ही समाप्त करेगी। 42वां संविधान संशोधन बच्चों क्या कहा कि न्यायालय के समस्त अधिकारों को, आपातकाल को मतलब जज करने के, रिव्यू करने के अधिकारों को क्या कर दिया? पूरी तरीके से सीमित कर दिया। और ये कहा कि एमपी और एमएलए या इनके चुनाव के लिए कि ये सही है या गलत, ये अधिकार भी न्यायालय से छीन लिया और किसको दे दिया? राष्ट्रपति। और ये बोला इसी संविधान संशोधन में कि डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी ज्यादा प्रमुख है किससे? फंडामेंटल राइट से। बहरहाल इन दोनों को हटा दीजिए। मोटा मोटा ये याद रखिए, ये दोनों ने आपातकाल में न्यायालय के सीमा को कि वो समीक्षा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनको क्या किया? कम कर दिया। लेकिन अगर आप 2 संविधान संशोधन को याद रखते हैं, 38वां और 44वां, तो न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता है, और 44वां उल्टा हो जाएगा, कर सकता है। किसमें? आपातकाल। इतना समझ में आया? एक और केस याद रखिएगा बच्चों, एसआर बम्बई केस। वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बॉम्बे केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है न्यायालय की आपातकाल के ऊपर समीक्षा करने का एक महत्वपूर्ण एक आधार है। एसआर बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में रिव्यू तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ये हो कि आपातकाल जो लगा है वो पर्याप्त उसके लगे रहने के क्या है उसके वाजिब कारण है। तब तक न्यायालय राष्ट्र समीक्षा नहीं करेगा किसकी, आपातकाल की। परंतु अगर दो आधार हैं, कितने आधार, दो आधार हैं, तो न्यायालय को अधिकार है कि वो आपातकाल की समीक्षा कर सके। अगर ये दो आधार नहीं है तो न्यायालय नहीं करेगा, लेकिन अगर ये दो आधार है तो न्यायालय आपातकाल की समीक्षा करेगा। नंबर 1, ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति का निर्णय किसी भी असंगत या किसी को लाभ पहुंचाने के लिए है। राष्ट्रपति का निर्णय युक्ति संगत होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये आपातकाल के समय की जो कंडीशंस है, समय की जो परिस्थितियां हैं, ऐसी होने चाहिए कि कोई भी आम आदमी जिसके पास दिमाग हो ये कह सकता है कि हाँ इस समय की जो कंडीशंस है वो क्या है, फेवरेबल या अनुकूल या सही नहीं है। अगर इन दो आधारों को छोड़कर एसआर बॉम्बे केस में ये कहा गया कि इसी दो कंडीशंस में न्यायालय आपातकाल की समीक्षा कर सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेगा। तो दो चीजों को आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे, 38वें में कहा गया समीक्षा नहीं होगी और 44वें में कहा गया समीक्षा होगी। और किसने इसको पुष्टि प्रदान की गई, एसआर बॉम्बे केस कब हुआ था, 1900, बहुत देर से बच्चे, यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ जी, यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ जी मैम, अगर संसद सामान्य बहुमत से घोषणा करे कि मतलब आपातकाल को हटा दिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति चाहे कि अभी लागू है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। सामान्य बहुमत से है और राष्ट्रपति क्यों चाहेगी, वो तो अंडरस्टूड होता है, जो भी निर्णय है वो क्या है सभी के उससे होता है। लेकिन अगर संसद ये घोषणा कर दी कि क्या है सामान्य बहुमत से, तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा, उसको हटाना ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप पहला देखिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति क्या है, संवैधानिक प्रमुख है ना, वो कहीं ना कहीं उसको क्या वास्तविक प्रधान तो है नहीं, तो आगे सदन की मेजॉरिटी का उसको क्या करना पड़ेगा, सम्मान। हालांकि ऐसी घोषणा से पहले संसद राष्ट्रपति को अपने विश्वास में लेता है कि ऐसा होने जा रहा है और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। हम आगे बढ़े और बात करते हैं किसकी, नहीं, प्रभाव की बात कर रहे थे ना जी। प्रभाव क्या होगा, प्रभाव ये होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है उनको एक लाइन में याद कर लें। जो अब जो भारत क्या है, संघवाद है, फेडरल सिस्टम है, वो किसमें तब्दील हो जाएगा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। किसमें तब्दील हो जाएगा, एकात्मक व्यवस्था में। एकात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं, सारी शक्तियां किसके हाथ में, केंद्र के हाथ में। किसी विषय पर वो कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषय पे राज्य सरकारों को आदेश दे सकता है, राज्य सरकारों को किसी भी तरीके से अपने करों में कटौती करने के वो निर्णय दे सकता है, जिसको भी राज्य सरकारों को क्या करना होगा, मानना आवश्यक होगा। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम कैसा हो जाता है, सारी शक्तियां केंद्र के हाथों में चली जाती हैं। यहाँ पर एक विशेष रूप से ध्यान में रखना बच्चों कि अगर ये आपातकाल है और इस समय चुनाव करवाना है, लोकसभा का इलेक्शन करवाना है, तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए जो समय सीमा है उसको ना करवा के उसको 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक, 1 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। किसके द्वारा,
केंद्र के द्वारा, मतलब सारी की सारी पावर किसके हाथ में, केंद्र के हाथ में। राज्य को आदेश दे सकता है, राज्य सूची के किसी भी विषय पर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। अगर कोई भी राजस्व के संदर्भ में कुछ भी प्रावधान है राज्यों का, तो उस संदर्भ में भी केंद्र सरकार उनको क्या कर सकता है, उनमें कटौती करने का प्रस्ताव पारित कर सकता है और लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक के लिए विस्तारित कर सकता है। या साधारण से शब्दों में राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार और अगर अध्यादेश जारी करने का अधिकार, किसका अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी केंद्र के पास हो जाता है। और ये जो संकट काल में बनाए गए केंद्र के कानून हैं, ये जब आपातकाल समाप्त होता है तो सामान्य काल में क्या है, अगर आर्थिक क्षेत्र में ये लगे होते हैं तो मुख्य रूप से उस वित्तीय वर्ष में वो कानून, आर्थिक कानून प्रभावी होते हैं और सामान्य काल में इसको अगले मतलब जो सत्र चलने तक ये प्रभावी होंगे। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों की राज्य सूची पर कानून बनाने का प्रमुख अधिकार प्राप्त हो जाएगा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। कितने वर्ष तक के लिए, 1 वर्ष तक के लिए। शॉर्ट में कहूं तो हमारा फेडरल सिस्टम तब्दील हो जाएगा एकात्मक व्यवस्था में और सारी शक्ति किसके पास आ जाएगी, केंद्र के पास। क्यों, क्योंकि संकट आया हुआ है। अगर हम 4 लोगों से पूछे कैसे चलेगा, उससे बेटर है कोई एक लोग डिसीजन ले कि हम इस संकट को टालने के लिए क्या रास्ता अपनाएं। क्यों इतना नींद आता है आप लोगों को, आराम मिल जाती है ना, पढ़ाया जा सकता है, उसके आगे भी पढ़ाया जा सकता है। क्या बेटा, इसे एक बात नहीं, एक वर्ष तक पढ़ाया गया है, उसके आगे भी पढ़ाया जा सकता है। इसके आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। मैं अभी राज्यों की बात, लोकसभा का 1 वर्ष ही है, ठीक है। अभी वो ऐसी कंडीशन, एक वर्ष के लिए दोबारा नहीं पढ़ाया जा सकता अगर आपातकाल लगा रहे हो। नहीं, वो बहुत रेयर कंडीशंस में ऐसी सिचुएशंस हो जाए जिसमें ये राष्ट्रीय आपातकाल खतरा है, ये दोबारा बढ़ाने वाला था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया और ये कहा गया कि 1 वर्ष ही इसको मैक्सिमम रखा जा सकता है। जो तुम दोबारा बढ़ाने की बात कर रहे हो ना, वो 356 के अंतर्गत है। राज्यों में 1 साल के लिए विधानसभा के कार्यकाल को एक्सटेंड किया जाता है और अगर वो दोबारा बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो 1 साल बाद 2 कंडीशंस होंगी, 2 कंडीशन फुलफिल होंगी, तब राज्यों के विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। पहली कंडीशन होगी कि उस देश में क्या लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो राज्य विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। या दूसरी कंडीशन, चुनाव आयोग ये रिपोर्ट दे दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। और कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है, अधिकतम 3 वर्ष। कितने, और उसमें कितना था, अनंत काल। अभी मैं चार्ट बनवाऊंगी तो इसको आप अच्छे से इसको क्लियर होगा। चलिए वापस आते हैं 356। पहला कौन जारी करेगा, क्यों, कैसे जारी करेगा, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर। क्या प्रतिवेदन देगा, उसके 2 आधार। कितने आधार हैं, 2 आधार। पहला आधार संवैधानिक संकट का, किसका आधार, संवैधानिक संकट का। और दूसरा आधार केंद्र के आदेशों को राज्य के द्वारा न मानना। ये लगता है 356,
ये लगता है 365। संवैधानिक संकट का मतलब क्या होता है? कई मतलब है। राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाना, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था का विफल होना, किसी दल या गठबंधन को बहुमत ना होना, बहुमत ना मिलना, तीसरा दल या गठबंधन का बहुमत खोना, चौथा इस्तीफा देना। क्यों इस्तीफा देगा? क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। विधानसभा में सीएम का न चुना जाना, विधानसभा में सीएम को न चुना जाना। ठीक है। संवैधानिक संकट के कई इसके आधार हो सकते हैं। किसी भी दल में क्या है, स्पष्ट बहुमत का ना होना या किसी गठबंधन का बहुमत में ना होना, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था का विफल होना, दल या जो गठबंधन जो सरकार बनाई हुई है अचानक से उसके विधायक टूटकर दूसरे दल में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, दल बदल कर लेते हैं, उनका बहुमत क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मतलब बहुमत खोना, या सीएम उनकी कैबिनेट के द्वारा इस्तीफा दे देना, या विधानसभा में सीएम मतलब मुख्यमंत्री को कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका चुनाव न हो पाना, ये आधार होते हैं राज्य में संवैधानिक संकट के। किसके अंतर्गत? 356 के अंतर्गत। 365 में राज्य सरकारों के द्वारा केंद्र के द्वारा दिए गए आदेश या निर्देशों को मानने से इनकार करना भी आधार होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लगाने का। तो कितना आधार है? 2 आधार। पहला आधार संवैधानिक संकट, दूसरा आधार राज्य के द्वारा केंद्र के निर्णय को मानने से क्या करना। चलिए वापस चलते हैं वहां जहां से शुरू किया था। राज्यपाल के प्रतिवेदन पर कौन लगाता है? राष्ट्रपति। किसकी घोषणा करता है? राज्य में क्या लगाने की? उद्घोषणा के कितने माह तक इसको संसद की स्वीकृति मिलनी आवश्यक है? 2 माह। राष्ट्रीय आपातकाल में कितना था? 1 माह। इसमें कितना है? 2 माह। आगे बढ़े, यही पर कंपैरिजन करेंगे और जब फाइनल चार्ट बनाएंगे तो पूरी तरीके से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। राज्यपाल के प्रतिवेदन में कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था संकट में है या केंद्र के आदेश या निर्णय नहीं मान रहा है, क्या लगाए? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए। तो राज्यपाल की इस प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति राज्य में क्या लगाता है? राष्ट्रपति शासन मतलब विधानसभा भंग हो जाती है, करने की उद्घोषणा करता है और इस उद्घोषणा के 2 माह के अंदर किसकी स्वीकृति मिलनी आवश्यक है? संसद की। और ये जो संसद का अनुमोदन है इसमें विशेष बहुमत होना चाहिए कि साधारण बहुमत? साधारण बहुमत। उसमें क्या था? विशेष। साधारण बहुमत का मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, साधारण बहुमत। ठीक है। फिर वही आइए, इस उद्घोषणा के समय या उद्घोषणा के 2 माह के अंदर कौन
राज्यसभा इसमें अनुमोदन कर देगी तो इसको क्या किया जाएगा, 6 माह के लिए ये राज्य में राष्ट्रपति शासन ये तब तक राष्ट्रपति की उद्घोषणा रहेगी जब तक कि ये वाला क्यों नहीं चल रहा। अगर लोकसभा विघटित है अरे वो तार लगना है, प्रॉब्लम आ गई है। तार लगना है, उन्होंने बंद किया है। यहाँ से बात करेगा। अरे वो सही कर रहे हैं तो अरे वो सही कर रहे हैं। बात करके अच्छा दिखने में गर्मी की अनुभूति कम मैम बोलिए। दिखाइए मत। अरे मैम लिखा दीजिए, नींद नहीं है। चल तो रहा। हेलो, चलिए अनुमोदन घोषणा के बाद अगर लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा अगर अनुमोदन कर देती है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, या पंखे देख लो या ग्लासे देख लो, अनुभव करो कि पंखा अच्छा रहता है। सेम वही प्रोसेस है राष्ट्रीय आपातकाल का। अगर लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा इसको अनुमोदित कर देती है, तो जब तक नई लोकसभा का चुनाव ना हो उसके 30 दिन तक के अंदर तक ये उद्घोषणा क्या रहेगी, कार्य रूप रहेगी। ये कब तक, 6 माह तक। कब तक, 6 माह। और जब 6 माह बाद फिर से रिचार्ज खत्म किसके पास, संसद के पास। अगर साधारण बहुमत से रिचार्ज कर दिया फिर चलेगा कितने, 6 माह। तो 6 कितने हुए, 1 साल। अधिकतम तो चल सकता है कितने साल, 3 साल, परंतु 1 साल बाद रुक जाना। फिर अभी जो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कंडीशंस का होना जरूरी है एक्सटेंड करने के लिए। पहली कंडीशन, देश में क्या लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, और दूसरी कंडीशन, चुनाव आयोग ये घोषणा कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन लगती है तो फिर 6 माह। और इसी बीच अगर संसद ये जो अनुमोदन वाला प्रोसेस अगर नहीं करती है तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा छोड़ के आप देखिए ये पहले आप किसी जगह पूरा पेज लीजिए, आप सभी लोग एक पूरा पेज लीजिए और यहाँ पर जो बोर्ड में लिख रहे हैं उसको लिखना चाहिए।
इसको आपको क्या करना है, तीनों का कंपैरेटिव इसको पहले चार्ट पर क्या समझ में नहीं आया? नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन है कि पहले वाले में? सलाह पर लिखा है, पहले इस चार्ट को देख लें और फिर वापस जो समझा रहे थे वो समझ लिख लिया। हो गया बच्चों? लिखने में कुछ नींद चली जाती है क्या? यस मैम। मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं और 356 और 360 में मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते। शुरू करें? यस मैम। जी, किसी भी टॉपिक को 2 क्लास में समेटना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। मैं जल्दी करूंगी तो आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे। पढ़ाएं फिर लिखते रहिएगा। जी, इसको ध्यान में दीजिएगा। मैंने आपको कहा 352 में 356, 360 कारण क्या है? एक एक को लेके चलते हैं। कारण क्या है? 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। इन आधारों पर राष्ट्रपति को ये संतुष्ट हो जाए कि देश में आपातकाल की आवश्यकता है, और राष्ट्रपति की संतुष्टि का मतलब है मंत्रिमंडल की संतुष्टि प्लस उसमें सिफारिश भी होनी चाहिए। किसकी सिफारिश? मंत्रिमंडल की। मौखिक की लिखित? ये बात ध्यान रखना, 352 में सिफारिश लिखित होनी चाहिए और 356 और 360 में सलाह से काम चल सकता है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है, मतलब ये अंतर है, छोटे छोटे जो हम क्या करते हैं इसमें गलती करते हैं। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति लगाएगा, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। ऐसा कौन से संविधान संशोधन में कहा गया? 44वें संविधान संशोधन। घोषणा, राष्ट्रपति की घोषणा के बाद कितने समय के अंदर इसमें संसद का अनुमोदन मिल जाना चाहिए? तो वो क्या है? 1 माह। यहां पर ध्यान रखना, पहले यहां पर भी इन दोनों की तरह क्या था? 2 माह था, जिसको कि
44वें संविधान संशोधन में 1 महीने घटा दिया गया और क्या कर दिया गया, 1 माह। युद्ध, वायुयात्रा, सशस्त्र विद्रोह, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, घोषणा के बाद कितने महीने के अंदर संसद का अनुमोदन मिलना चाहिए, 1 माह। ठीक है, कैसे होगा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, विशेष बहुमत से अगर इसको अनुमोदित कर दिया जाता है तो ये 6 माह तक इसको लगाया जा सकता है और फिर 6 माह बाद अगर संसद फिर इसको अनुमोदित कर दे तो ये अवधि फिर 6 माह तक बढ़ जाती है। कब तक, अनिश्चित काल, मतलब समय सीमा तय नहीं है। मौलिक अधिकार, मैंने कल आपको बताया था 358 और 359 में फंडामेंटल राइट्स का निलंबन हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन इनकी भी कंडीशंस हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे अगर समय मिला तो। क्या 358 के अंदर जो आर्टिकल 19 है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, वो तभी निलंबित होगा, पहली कंडीशन युद्ध हो और दूसरी कंडीशन बाह्य आक्रमण हो, तभी किसका निलंबन होगा, आर्टिकल 19 और उसके 6 सब क्लॉज का। स्वतः पूरे आपातकाल के समय, परंतु 359 जो अन्य मौलिक अधिकार है 20-21 को छोड़कर, ये तभी प्रभावी होंगे जब राष्ट्रपति इनके बारे में लिखित अनुशंसा करें। और इसमें युद्ध में भी, बाह्य आक्रमण में भी और सशस्त्र विद्रोह में भी अगर राष्ट्रपति इनको हटाने या निलंबित करने का प्रावधान करते हैं तो ये निलंबित, पूरा करो शब्द, हो जाएंगे, हो सकते हैं, हो सकते हैं, ये स्वतः हो जाएंगे। 358 के अंतर्गत 19(6) कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, युद्ध और बाह्य आक्रमण, और 359 के अंतर्गत 20-21 को छोड़कर अन्य फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। किसकी अनुशंसा का, हो सकते हैं अगर राष्ट्रपति चाहे तो। और इसमें तीनों कंडीशन है, युद्ध में भी अगर चाहे तो, बाह्य आक्रमण में भी और सशस्त्र विद्रोह में। तो मौलिक अधिकारों पर यह प्रभाव ये पड़ता है कि ये निलंबित हो जाती है। जोड़ लीजिए, डैश करके लिख लीजिए, निलंबित हो जाते। अच्छा ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। आंतरिक क्या बोले, 358 नहीं लगेगा सशस्त्र विद्रोह में, खाली युद्ध और बाह्य आक्रमण में ही लगेगा। और समाप्त, हाँ नहीं होगा, सशस्त्र विद्रोह में समाप्त नहीं होगा, व्यक्तियों के पास रहेंगे। 356 इसको हम बोलते हैं क्या, राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिधित्व में संविधान तंत्र के फेल होने पर राष्ट्रपति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। किसकी सिफारिश पर, मंत्रिमंडल। कौन से मंत्रिमंडल, केंद्र के कि राज्य के, केंद्र, उनकी सलाह पर। दुरुपयोग क्यों होता है राज्य सरकारों का, क्योंकि केंद्र में अलग पार्टी की सरकार होती है और राज्यों में अलग पार्टी की। तो केंद्र वाली पार्टी सोचती है कि भले सरकार चली जाए, हमारी पार्टी की सरकार आएगी, तो वो सलाह देती है कि भैया कंडीशन हो गई है, निकाल दो।
तो यहाँ पर सलाह शब्द पर गौर कीजिएगा और यहाँ पर सिफारिश, और वो भी कैसी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग घोषणा के बाद कितने, उस घोषणा के बाद कितने महीने तक का समय चाहिए संसद की स्वीकृति के लिए? 2। कितने समय? 2 माह। ठीक है। और यहाँ पर ये कंडीशन याद रखिएगा, अगर 2 माह के में बीच में लोकसभा निर्मित होती है तो साधारण से शब्दों को हटा दीजिए, बाकी तामझाम राज्यसभा से काम चलेगा। नई वाली आएगी 1 महीने के अंदर स्वीकृत कर लेगी तो कंटिन्यू होगा, नहीं स्वीकृत होगी तो आपातकाल हट जाए। ठीक है। अगला है कितने दिनों तक, कितने दिनों तक? 6 महीने तक इसको बढ़ाया जाएगा। कितने दिनों तक? अधिकतम 3 साल। लेकिन कंडीशन क्या है? 1 साल के बाद 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली, देश में आपातकाल लगा हो, और दूसरी, चुनाव आयोग कह दे कि चुनाव ना हमसे ना हो। ठीक है। और इसको किस बहुमत से ये संसद का अनुमोदन होएगा बच्चों? सामान्य बहुमत। किसमें? 356 में। यहाँ क्या था? विशेष बहुमत। मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, हमारे पास रहेंगे, मतलब मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन नहीं हो। वित्तीय आपातकाल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगेगा? या तो भारत, संपूर्ण भारत में, या तो भारत के किसी क्षेत्र विशेष में फाइनेंशियल साथ, मतलब स्थायित्व, स्टेबिलिटी, साथ, क्रेडिट का खतरा उत्पन्न हो जाए, संकट आ जाए, तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है मंत्रिमंडल की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त होने की समय सीमा कितनी है? 2 माह तक। कितनी है? 2 माह के अंदर राष्ट्रपति की घोषणा के बाद इसको स्वीकृति मिल जानी चाहिए। किसकी स्वीकृति मिल जानी चाहिए? संसद की। एक बात यहां पर ध्यान देना, इन दोनों में संसद के अनुमोदन मिलने के जो रिचार्ज है वो 6 महीने बाद खत्म हो जा रहा है। लेकिन अगर एक बार इसमें संसद ने रिचार्ज कर दिया, मतलब अनुमोदन दे दिया, तो ये क्या है? अनलिमिटेड कॉलिंग, मतलब चलता रहेगा। अनुमोदन की रिचार्ज करने की जरूरत खाली एक बार, ये बात ध्यान रहेगी। जबकि इनमें 6 महीने का क्या है? अनुमोदन आवश्यक है। अगर नहीं किया तो अपने आप क्या हो जाएगा? समाप्त किया जा सकता है। बीच में ही मैंने अभी बताया, अभी आपको, राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी समाप्त कर सकता है, उसके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या संसद चाहे तो सामान्य बहुमत से 3 को, मतलब 52, 56 और 60 को, कौन सा बहुमत? संसद के सामान्य बहुमत से ये क्या कर दे? इसको खत्म करने की घोषणा कर दे तो ये खत्म होगा। या जब रिचार्ज पहला वाला 6 महीने का खत्म हो तो रिचार्ज ना करे, मतलब अनुमोदन ही ना करे, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? समाप्त। ठीक। और इनके ऊपर भी मौलिक अधिकार का प्रभाव क्या पड़ता है? मौलिक अधिकारों, व्यक्ति के मौलिक अधिकार सस्पेंड या निलंबित नहीं। ठीक है, ये समझ में आया? मैंने बहुत शॉर्ट में किया, मिटा दे।
क्या चीज? टाइम हो गया है, Yes, ma'am. मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, कहीं और है मेरे हिसाब से 10 मिनट। देखो लाइट भी खराब हो गई थी, मैं गर्मी भी लगी थी, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? बोलो। 356 का प्रयोग 120 बार से भी ज्यादा हुआ, इसका दुरुपयोग न हो इसके लिए कई समितियां गठित की गई, जैसे राजमन्नार समिति और जैसे सरकारिया आयोग समिति। राजमन्नार समिति ने यह सिफारिश की कि 356 और 357 को समाप्त कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना राज्य सरकारों के ऊपर केंद्र अपना शासन थोपेगा। 356 और 57 को खत्म करने की संस्कृति किसने की बच्चों? राजमन्नार समिति। और ये कहा अगर ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करना है? एक काम करना कि राष्ट्रपति जब भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा करे, उससे पहले एक दल को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए। किसको भेजना चाहिए? एक दल को भेजना चाहिए जिसमें वो विधानसभा के सदस्यों के मतों के बारे में राष्ट्रपति को बताए कि वो सदस्य चाहते क्या हैं। कौन सी समिति ने कहा? राजमन्नार समिति ने कि 56-57 को खत्म करो। अगर नहीं खत्म कर सकते तो जब राष्ट्रपति घोषणा करने वाला हो तो एक दल जाए राष्ट्रपति के पास समझाने बुझाने, या विधानसभा के सदस्य क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, राष्ट्रपति को अपने विचारों से अवगत कराने को। ऐसी बात किसने कही? राजमन्नार समिति। दूसरी जो महत्वपूर्ण समिति बच्चों वो थी सरकारिया आयोग। इसने भी केंद्र राज्य संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार करने के लिए कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह या परामर्श पर बार बार 356 का क्या किया जाता है? दुरुपयोग किया जाता है। ऐसा न करें। संवैधानिक व्यवस्था के नाम पर राज्य की विधानसभाओं को भंग ना करें। इससे पहले क्या किया जाए? एक वैकल्पिक सरकार को स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विधानसभा ही क्या कर दो, भंग कर दो। एक वैकल्पिक सरकार की स्थापना की बात की किसने? सरकारिया आयोग की। और ये कहा जब बहुत आवश्यकता हो तभी राज्य में 356 का प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि ऑप्शनल वैकल्पिक सरकार के द्वारा राज्य के शासन प्रशासन पर केंद्र बहुत ज्यादा हस्तक्षेप न करे। शॉर्ट सा अगर मैं आपको बताना चाहूं बच्चों, चल प्रभाव में कल थोड़ा सा बता के कल आपको संविधान संशोधन शुरू करूंगी, ठीक है? मैं वर्तमान तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। मोस्टली मैं आपको लिखवाऊंगी और बीच बीच में आपको समझाऊंगी, ठीक है? क्योंकि सिर्फ उसको लेकिन सारे आपको संविधान संशोधन नहीं, जो बार बार परीक्षा में क्या होते हैं आते हैं, उन पर ही फोकस हम लोग करेंगे। ये तो बचा हुआ टॉपिक है, कल हम इसको आपको जो प्रभाव क्या पड़ता है इसको करके हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को शुरू